नमस्कार विद्यार्थियों, आज मेरे साथ है आप लोग देखोगे और जानोगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम है भूमाराम जी। और भूमाराम जी आज मेरे साथ क्यों हैं, भूमाराम जी को यहाँ लाने का, आप लोगों से रूबरू कराने का जो मतलब है वो क्या है, वो पूरा का पूरा आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर इनका आज यहाँ आप लोगों से इंट्रोडक्शन क्यों करवाया जा रहा है। यारों एक बात याद आ रही है, एक दिमाग के अंदर एक बात ऐसी चुप सी रही है जिसको जानकर, जिसको सीख कर हम भी कुछ आगे बढ़े, ऐसी ललक से पैदा हो रही है। वो क्या है? वो है शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर ठोकरी इंसान को चलना सिखाती है। ऐसी ही ठोकरें खा खाकर एकदम पका हुआ और मजा हुआ इंसान आज आप लोगों से मिलने आया है, आज आप लोगों से रूबरू होने आया है। सबसे पहले भूमाराम जी आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। धन्यवाद सर। भूमाराम जी, मैं इन सबको आपके सामान्य परिचय के बारे में बताना चाहूंगा कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपका खुद का परिचय है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले आप इनको उससे परिचय करवाइए। सर्वप्रथम तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। और मैं मेरा परिचय बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम भूमाराम जाट है। मेरा गांव बावरली है जो बालेसर ब्लॉक में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट मेरा जोधपुर है। और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी कोई ज्यादा वो नहीं है और मतलब किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने एजुकेशन बहुत मेहनत के साथ लेते हुए पढ़ाई करके आखिर में जो सफलता प्राप्त की है वो चीज मैं आपसे आज शेयर करूंगा। कुछ परिस्थितियों में हार जाते हैं और मैंने जो मेहनत करते हुए जो सफलता प्राप्त की है वो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बिल्कुल भूमाराम जी, बिल्कुल। भूमाराम जी ने भी अपने गांव के बारे में बताया, एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से और एक किसान परिवार के अंदर जन्मे, किसान परिवार के अंदर पले बढ़े और एजुकेशन भी एकदम गांव के अंदर सामान्य तरीके से आपकी एजुकेशन हुई थी। लोग कहते हैं कि फला जगह पर पढ़े, फला जगह पर एडमिशन ले तो शायद सफलता मिले, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन सारी बातों को झूठा साबित कर रहा है ये एक शख्स, ये एक बंदा जो आप लोगों से मिलने के लिए आया है। क्यों? मैं इनके बारे में बता देता हूँ। आप अभी वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। जरूर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पुस्तकालय अध्यक्ष है तो क्या बात हो, कौन सी बड़ी बात होगी? है बड़ी बात। और बड़ी बात क्या है? उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का संघर्ष। आखिर ऐसी क्या कहानी रही है, ऐसा क्या संघर्ष रहा है, आप स्वयं भूमाराम जी से जानेंगे। तो भूमाराम जी, अभी आप जिस पद पर है, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर, वहां तक पहुंचने के लिए आपकी यात्रा कैसे रही, क्या जर्नी रही, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोगों को बताया जाए। इसके बारे में तो मैं सर्वप्रथम सर बताता हूँ। मैं प्रथम पीढ़ी हूँ मेरे परिवार की, जो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इससे पहले मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी। तो मैं वैसे मेरी सफलता में कई लोगों का हाथ है, लेकिन मेरे माता पिता ने स्टार्टिंग में उनके दिमाग में ललक थी कि हम चलो गरीबी में पले बढ़े और अनएजुकेटेड तरीके से मेहनत करते हुए पढ़े, लेकिन बच्चों को किसी भी हालत में पढ़ाना है। तो मेरी हमेशा उनका पढ़ाने का ही दिमाग में रहा। भले मेहनत कितनी करनी पड़े, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे को पढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष किया। और मेरी क्वालिफिकेशन मैं आपको शेयर करूंगा। मेरे 10वीं में मेरे सरकारी स्कूल से मेरी पूरी एजुकेशन वैसे सरकारी स्कूल से हुई है। उससे पहले मैं 5वीं क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। तो 10वीं में मेरे 44% है, 12वीं में 57% है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यहाँ JNU से किया था और उसके बाद में मैंने BSTC की थी। उसके बाद में मैंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का कोर्स किया था और कंप्यूटर के छोटे मोटे कोर्स मैंने कर रखे हैं। तो ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और मेरी जो सरकारी नौकरी के लिए जो नींव है वो हमारे परिवार माता पिता से मिली है। मेरी मदर है, उनकी हमेशा दिमाग में ललक रहती थी कि बच्चों को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि सही नहीं होते हुए भी हमारे को पढ़ाया था उन्होंने। और उसके बाद में हमारा संघर्ष, मैंने 12th 2011 में की थी। उसके बाद हमारी मेरे को आर्मी में, डिफेंस में जाने का काफी क्रेज था मेरे दिमाग में। और मैं कई लोगों को मैंने उस टाइम देखा आर्मी की तैयारी करते हुए, तो मैंने सोचा भी आर्मी में जाना है मुझे। तो उसके लिए मैंने बहुत फिजिकल स्ट्रगल शुरू कर दिया था। यहाँ जोधपुर में आ गया था मैं तैयारी करने के लिए। और कहीं ना कहीं कई फैक्ट काम करते हुए मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। 4-5 साल मैंने आर्मी में दे दिए 2011 के बाद। उसके बाद मेरे घर की आर्थिक परिस्थितियां डाउन होने लगी और हम दोनों भाई पढ़ रहे थे। वो भी छोटा भाई भी मेरे साथ जोधपुर में पढ़ रहा। तो उसने वो मेरे से थोड़ा तेज था। तो घर वाला ने कहा 4-5 साल आपको दे दिए, आपका हो नहीं पाया है, तो आप कोई ना कोई काम धंधा चालू कर दो और अब छोटे वाले भाई को पढ़ाएंगे।
तो मेरे कैरियर में एक नया मोड़ आया। 2018 पुलिस की भर्ती थी और मेरी वो अंतिम तैयारी थी मेरे घर वालों की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैंने भी कहा मैं अब ये लास्ट भर्ती है इसकी, मैं प्रज्ञान क्लास से जोधपुर से मैंने कोचिंग की थी और वो मेरी लास्ट भर्ती थी। उस समय भाग का एक कुछ मैटर था पेपर में जो हर किसी को क्लियर करना होता था, साइंस का पार्ट था, वो मेरे से क्लियर नहीं हो पाया और मैं उस भर्ती से बाहर हो गया। लेकिन किस्मत की बात है मेरा छोटा वाला भाई उस भर्ती में सेलेक्ट हो गया। भाई सेलेक्ट होने के बाद घर वालों ने कहा अब तू तैयारी कर सकता है और मतलब मेहनत कर। उस टाइम मैं वापस जुटा 2018 में। उसके बाद मैंने 4-5 साल, आज 14 मार्च 2023 तक, मतलब जब मेरा लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया उससे पहले तक मैंने 4 साल कंटिन्यू 8 से 10 घंटे पढ़ाई की लाइब्रेरी में। और मतलब कभी ये दिमाग में नहीं लाया भाई भर्ती में कौन सी भर्ती में नहीं होगा, ये होगा ये। मैं कई भर्तियों के अंदर 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से भी रहा, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज थी भाई मेरे को नौकरी लेनी है। टोटल मैंने वैकेंसी दी थी वो कम से कम 80 से 90 इन 11-12 सालों की मतलब कंपटीशन के फील्ड में मैंने 90 के आसपास टोटल वैकेंसी दी। सेंट्रल लेवल की मतलब एसएससी में जैसे 10+2 है, एमटीएस है, सीजीएल तक भी दी थी, और रेलवे में डी ग्रुप है, एनटीपीसी वगैरह ये दी थी। और आर्मी के लिए विशेष तौर से मैंने मतलब जीडी वगैरह, क्लर्क और एजुकेशन हवलदार, फायरमैन, ट्रेडमैन, मेट्स वगैरह ये भर्तियां सेंट्रल में दी। और उसके बाद मैंने राजस्थान लेवल की भर्तियां 2018 के बाद जबरदस्त देना स्टार्ट कर दी। फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, वीडियो है, और राजस्थान पुलिस पे तो मेरा विशेष फोकस था। मैंने 2013 से लेके 2022-23 तक 5 भर्तियां दी थी टोटल राजस्थान पुलिस में। किसी में मेरिट में रह गए, किसी में पेपर आउट हो गया, किसी में मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम आई, हर तरह से मैंने। और एग्जाम मैंने टोटल 80 से 90 दिए थे। तो मैं मतलब लोगों को, आप जो जितने भी दर्शक है या चैनल के सब्सक्राइबर है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के युवा 1-2 भर्तियों से मतलब थक जाते हैं, 5-7 भर्तियों से थक जाते हैं। थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, अंतिम क्षण तक प्रयास करना है मतलब। और मैंने 2018 में भाई लगने के बाद ही बीएसटीसी की, उसके बाद ही बीएसटीसी की। बीलीव का कोर्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का भी मैंने उसके बाद ही किया था। लेकिन 2019 में भी मैं लाइब्रेरियन में हो सकता, लेकिन उस टाइम पेपर लीक हो गया। और टीचर की भर्ती 3rd ग्रेड L1 में मैं 124 नंबर थे, तो 5-6 नंबरों से उस भर्ती में भी रह गया। इस बार भी मेरा अच्छा स्कोर है, L1 में अच्छा स्कोर है, तो मैं लाइब्रेरियन के साथ 3rd ग्रेड का भी मेरा हो जाएगा इसमें। तो मैं सर को यही बताना चाहता हूँ कि भाई लंबे टाइम, एक तो आप भर्ती में लंबे टाइम तक टिके रहो। कंपटीशन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो मतलब लंबे टाइम तक टिके रहो। और मतलब पढ़ने का जो तरीका है वो लोगों से, गुरुजनों से, मतलब किसी आइडियल आदमी से मतलब चीजें सीख के किस तरह से पढ़ा जाता है, कंटिन्यू रखो। मतलब लाइब्रेरी जाओ या आप रूम पे पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। और 8-10 घंटे आज के कंपटीशन में पढ़ना जरूरी हो गया, ये चीज है। तो मतलब आज 10-11 साल का संघर्ष, और उसके बाद में 80-90 के पास कंपटीशन एग्जाम देते हुए मैंने सफलता प्राप्त की है। और साथ में आर्थिक परिस्थितियां मेरी खराब होने के कारण साथ में मैं वेटर की जॉब करता था, और वेटर के जॉब करने के अलावा मैं पढ़ाई करता था। और ऑल ओवर मैंने 7 या 8 कोचिंग कर ली मैंने। जोधपुर का ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो मैंने नहीं किया। और मतलब कई लोग 1-2 कोचिंग करने के बाद यार क्या करे, होगा नहीं या हो नहीं रहा है, तो उससे आप थके नहीं। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने 7-8 कोचिंग की है टोटल, और इसी के साथ आखिर मेरे को सफलता मिल ही गई है। और मतलब आर्थिक परिस्थितियां खराब होते हुए भी लोगों का सपोर्ट भी मेरे साथ, पॉजिटिव लोग मिले मेरी लाइफ में। मुझे जितने भी लोग मिले सब पॉजिटिव लोग मिले। नहीं तेरा होगा, 100% होगा, श्योर होगा, अगली बार होगा, इस तरह से मेरे को वो सपोर्ट करते थे। और उसके बाद के अंदर मैं जोधपुर में 10-11 साल रहा। तो मतलब एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिलेटिवों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो, बच्चों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो। तो मतलब मेरे को पैसे की कमी होने के कारण मेरे पास रूम किराए के पैसे नहीं थे। तो मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव, मैं जोधपुर में 4-5 जगह ऑल ओवर 10-11 साल रहा, तो मेरा कहीं भी उन लोगों ने किराया नहीं लिया। तो आप लोगों से, जो भी लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी रिलेटिव को कैसे भी सपोर्ट कर सकते हो, तन मन धन से भी। तो आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए, तो आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। और शिक्षा से बेहतर आज के इस टेक्निकल युग में कुछ नहीं है, तो शिक्षा देना बहुत जरूरी है। भूमराम जी, बहुत ही आपने अपने जीवन की जो यात्रा थी और सफलता की कहानी थी वो आपने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है।
आपने कहा कि कम से कम आपने 70 से ज्यादा कंपटीशन के एग्जाम दिए, सेंटर और स्टेट दोनों के। बिल्कुल सर। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दो एग्जाम से घबरा जाते हैं, एक दो एग्जाम के बाद थक जाते हैं, या फिर जैसा आपने कहा था कि भाई मुझे सब लोग पॉजिटिव मिले, लेकिन सबकी जिंदगी के अंदर ऐसे पॉजिटिव लोग आए, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ताने भी दिए जाते हैं, छिटाकसी भी की जाती है कि भाई अब एक एग्जाम दे दिया, 2 एग्जाम दे दिए, 4, 5, 10 एग्जाम दे दिए, उसके बाद कहने लगे हाँ बहुत बन गए तुम, सरकारी नौकरी बन लग गई तुम्हारी, बन गए तुम इंस्पेक्टर, बन गए पुलिस वाले, बन गए तुम टीचर, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर। तो क्या ऐसा आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं बोला कभी भी ऐसा? नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि मेरे मतलब फैमिली, मदर फादर का, भाई का और जितने भी मेरे रिलेटिव, प्रॉपर रिलेटिव थे, उनका अच्छा सपोर्ट था। तो आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी डायरेक्ट। आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ इतनी थी, वो नेगेटिव आप तक पहुंच ही नहीं पाए। वो मेरे को सामने, मतलब इसका सीधा सा एक अपने पास में एक ऐसा एरा भी होना चाहिए, एक ऐसे सकारात्मक लोगों का ग्रुप, संघर्ष, एक समूह भी होना चाहिए जो हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचने ही ना दे। उन लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं, वो नेगेटिव बातें हम लोगों तक आ ही नहीं पाए। नहीं आए। तो ये भी एक पॉजिटिव होता है, घर वालों का सपोर्ट। बिल्कुल। खैर आपने बताया था कि आपकी मम्मी से आप बड़े प्रभावित हुए और मम्मी ने आपका बहुत सपोर्ट किया था। तो बिल्कुल माँ तो होती ऐसी, माँ तो चाहती ही है कि मेरा बेटा जो है वो आगे बढ़े। मेरे सर माता पिता के बारे में एक किस्सा शेयर करूंगा हल्का सा सर। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरी 40-50 घर है मेरे, वो ढाणिया बोलते हैं यहाँ पे। तो वहाँ सर जिस टाइम मतलब मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी, 2-3 क्लास पढ़ा था मैंने, 4th क्लास में या 3री में पढ़ता था। उस टाइम सर मेरी मतलब ढाणियों के सिर्फ 2 ही बच्चे, मतलब मेरे से 5-6 किलोमीटर बंबोर गांव है, वहाँ एक ही प्राइवेट स्कूल थी। ये बात सर 2004-5 की है। उस टाइम प्राइवेट स्कूल एक ही था। तो मेरे मतलब ढाणी से सिर्फ 2 लोग जाते थे वहां पढ़ने के लिए। एक के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे रोडवेज में, और दूसरे के पिता सेठ थे, और तीसरा बंदा मैं, मतलब उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उन्होंने मेरे को पढ़ने भेजा। उन्होंने इतनी मतलब उनकी ललक थी, मतलब मेरे से आर्थिक रूप से सक्षम, मेरी ढाणियों में मेरे से कई ज्यादा परिवार थे, लेकिन वो 2 लड़के जो परिवार से सक्षम थे वो वहां पढ़ते थे। उनके साथ मेरी एजुकेशन उन्होंने करवाई। आपने आपके माता पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे के कैरियर की तरफ। बिल्कुल सर। और हर माँ बाप तो यही कोशिश में रहते हैं भाई हमारी स्थिति जैसी है हम लोग उसी में गुजारा करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो वो किसी तरह सक्सेस हो जाए। और वही मतलब आपके मम्मी पापा के अंदर भी देखने को सर, मेरी मम्मी में विशेष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आपकी बात को सुनकर एक वो मकड़ी वाली जो कहानी थी वो याद आती कि मकड़ी थी, बार बार गिरती थी, उठती थी, बार बार गिरती थी, उठती थी, और 99 प्रयास करती है, और 100 प्रयास में आखिर वो चढ़ ही जाती है। और बिल्कुल आपकी कहानी हुबहू वैसी लग रही है कि आपने भी खूब 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 नहीं 70 से ज्यादा एग्जाम दिए, और 70 से ज्यादा एग्जाम देने के बाद आखिर आप लोगों को सफलता मिली ही मिली। ठीक ऐसे ही आप भी कोशिश जो है वो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है, कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पे तेरा नाम होगा। और इसी कहानी को, इसी बात को, इसी लाइन को आपने भी धैर्य के साथ में जो अपनी कोशिश जारी रखी है, और उसी के साथ आज जो भी छिटाकसी करते थे, जो ताना मारते थे, आपकी जैसी सफलता हुई, उनके सबके मुंह क्या हो जाते हैं, एकदम बंद हो जाते हैं। वो जो कहते थे कि हाँ भाई बलिया ये इतनी उम्र हुई है, हमारे बच्चे तो इस उम्र में इतना कमाने लग गए हैं, इसको भी खेती बाड़ी का काम शुरू क्यों नहीं करवा देते हो, अब क्या पीछे बचा है। तो आज आप जिस मुकाम पे आ चुके हो, लाइब्रेरी इंचार्ज बन चुके हो, उसके बाद उन सबके मुंह जो है वो बंद हो गए। और भोगवराज जी, लास्ट के अंदर आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो 2 लाइन के अंदर अपना वो संदेश भी आप सुना दीजिए। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप अगर कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो, तो पहले तो मैं माता पिता को, जितने भी कंपटीशन में छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिता को ये विशेष तौर से बताना चाहता हूँ कि आसपास के लोग भ्रमित करते हैं आपके, भाई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो नहीं है, ये नहीं है, तो आप उससे बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो और बच्चों को प्योर तरीके से सपोर्ट करें। उनको बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है और वो करेगा। तो माता पिता को बच्चों पे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, भाई आप एक तो पहली चीज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जिस जगह पे रहते हो वो जगह छोड़ दो। आप जैसे गांव में रहते हो तो आप शहर में आ जाओ, पर्सनल रूम लेके तैयारी करो। और उसके बाद में सोशल मीडिया का दौर है, युग है, इसमें बिल्कुल सोशल मीडिया को आप त्याग दो। मैंने
एक कसम खाई थी, मैं जिस दिन सफल होऊंगा, जिस दिन मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, उसी दिन मैं व्हाट्सएप पे पहला स्टेटस लगाऊंगा, और उसी दिन मैंने मेरा पहला स्टेटस लगाया सरकारी नौकरी का। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई ना कोई ऐसा पढ़ लीजिए जो आपको पल पल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिलावे। और आप कम से कम, आज के टाइम में वो दौर नहीं रहा है कि आप 4-5 घंटे पढ़ के सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। आपको कम से कम 10-12 घंटे वो भी कंटिन्यू देना पड़ेगा। और कई चीजें जो होती है, जैसे कोई चीज किसी को याद नहीं होता है, किसी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, मेरा IQ कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, तभी तो मैंने इतना टाइम लिया है। तो मेरे, और एक आप स्कूली शिक्षा से इसको कंपेयर मत कीजिए कंपटीशन को। मेरा स्कूली शिक्षा में 10वीं में मेरे 44% थे, 12वीं में 57% थे। तो परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। आप कंपटीशन में अच्छी तैयारी करते हो, कंटिन्यू तैयारी करते हो, लगातार तैयारी करते हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इन सब चीजों मतलब ध्यान रखते हुए मैं आपको ये 1-2-4 पंक्तियां कहूंगा आपको कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से जो भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुद्र से गंगा जल भी निकलेगा। कोशिश जारी रख कर कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा सा है चल निकलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को कहते हुए मैं आपसे लास्ट में यही चीज कहना चाहूंगा, आप मतलब कंपटीशन के फील्ड में हो तो 10-12 घंटे पढ़े, सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं। जो भी शादी समारोह, प्रोग्राम, काम वगैरह होते हैं अपने परिवार में, उनसे दूर रहे और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहे। अच्छा ग्रुप बनाए, उनके साथ ग्रुप स्टडी करें। और याद कैसे किया जाता है, पढ़ाई कैसे की जाती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा जाता है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप अच्छी तरह से मतलब पढ़ाई कीजिए। और इस मंच पर जो सर ने एजुकेशन फंडा मंच पे जो उन्होंने जो मेरे को बुला के ये सम्मान दिया है, तहे दिल से मैं गुरुदेव और मोहन जी का मतलब धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ऐसे अगर इसी तरह मैं मेरी जो ये सफलता है सभी लोगों के सामने लाई गई है, तो कोई ना कोई लोग पॉजिटिव तरीके से सोचेगा, मैं उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगा, उसको आत्मविश्वास मिलेगा और वो कहीं ना कहीं 1-2 कंपटीशन एग्जाम या 10 एग्जाम देने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं मेरे इन शब्दों से बल मिलेगा। ये चीज मैं अंतिम बिल्कुल निश्चित रूप से भूमाराम जी, बिल्कुल भूमाराम जी बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने जो सबसे पहला स्टेटस लगाया, वो पहला स्टेटस लगाया था कि जब मैं सरकारी नौकरी प्राप्त कर लूंगा तभी मैं लगूंगा। देखो प्यारो, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, लेकिन हम उस चीज को किस तरफ से लेकर चलते हैं। तो जितना भूमाराम जी ने कहा है कि आप उन चीजों से दूर रहो, तो बिल्कुल रहना भी चाहिए। लेकिन आज का युग भी कुछ ऐसा युग है कि हम लोग जैसे कहीं से मुझे कोई PDF लेनी हो तो वो भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी, तलब नहीं पड़नी। जरूरत हो लेकिन हम लोगों को पूरी तरह से उसकी लत ना हो। जरूरत तक ही अगर हम रहेंगे तो हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन लत लग गई प्यारो तो लत हम लोगों को डुबा भी सकती है। तो भूमाराम जी खूब खूब आभार कि आपने समय निकाला और इन सब साथियों को आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप भूमाराम जी के जीवन से प्रेरणा लीजिए और ऐसे ही और प्रेरणा स्रोत आप लोगों के साथ में बार बार हम हमारे चैनल पे लाते रहेंगे। आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।